नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी द हिंदू डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहाँ पे हम जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं। ट्राई करते हैं कम से कम समय में जितने भी इंफॉर्मेटिव एडिटोरियल और न्यूज़ है उसकी डिस्कशन करें। हम जो पॉलिटिकल न्यूज़ है उसको स्किप करते हैं और जो बार बार जो पॉइंट रिपीट होते हैं, ठीक है, उसको हम बार बार रिपीट नहीं करते ताकि अपना समय बचे और उस टाइम में हम अच्छे से करंट अफेयर में जो भी टॉपिक है उसको समझ सके, डिस्कस कर सके और उस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है, प्रीलिम्स मेंस, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं ताकि कम समय में हम अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन है, अच्छी डिस्कशन हम कर सकें। जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए, यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल आईएएस लाइफस्टाइल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके टॉप पे एक लिंक पिन की गई हुई है। उस लिंक को फॉलो करके आप डेली बेस पे द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप यूपीएससी सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट की मुलाकात ले सकते हैं www.ieslifestyle.com। वहाँ से आपको जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएंगे, ठीक है। इसको स्टडी करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक आपने प्रिपेयर किए है वो, जो भी स्टूडेंट डेली बेस पे करंट अफेयर के लेक्चर अटेंड करते हैं उन बच्चों के लिए आप अपनी अटेंडेंस दीजिएगा, जिसमें आप अपना नाम, एरिया का नाम और थैंक यू लिख के कमेंट कीजिएगा वीडियो की कमेंट बॉक्स में, तो पता चले कितने बच्चे रेगुलर बेस पे करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। याद रखें, आपकी करंट की प्रिपरेशन जितनी अच्छी है उतना बेटर रहता है। आपको जो चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मेंस में या प्रीलिम्स में, दोनों में आपको महत्वपूर्ण उपयोगिता देते। तो डिस्कस करते हैं आज के करंट टॉपिक में। तो सबसे जो पहला एडिटोरियल है वो है हेड स्पीच के ऊपर। अपने सुदर्शन न्यूज वाला जो न्यूज आई थी, ठीक है, न्यूज की जो न्यूज आई थी द हिंदू न्यूज में, उसकी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है और वहां पे भी मैंने बात किया था कि भाई आप पर्टिकुलर एक जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है, किसी के बारे में बुरा नहीं कह सकते। हेट स्पीच यानी आप अपने जो हेट है, ठीक है, आपके अंदर जितना भी उसके प्रति जो भी भेदभाव या जो भी कोई आक्रोश है या जो भी परेशानी है, आप उसको ओपनली सबके सामने ऐसे शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो सुदर्शन न्यूज चैनल है उसका जो एक टेलीकास्ट है उसको रोक दिया गया था, क्योंकि उसमें एक ही कम्युनिटी को क्या किया जा रहा था, टारगेट किया जा रहा था और ये ठीक नहीं है। तो इसकी हमने तभी मैंने बात की थी आपको कि जब कभी भी ऐसा होता है कि आप किसी भी एक इश्यू को उठा के, हेट स्पीच का हो गया या जो हमने पैसिव क्रिटिसिज्म का भी देखा कि भाई आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो, आप किसी के भी जो गरिमा है, किसी का भी जो मान सम्मान है, ठीक है, उसको हानि पहुंचाओ। और ये जो प्रोपोगेंडा फैलाने वाली जो बात है, ठीक है, उसको हाईलाइट किया जा रहा है यहाँ पे और काफी सारे लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, तो चल भी रहा था, ठीक है। लेकिन इसको रोक दिया गया है कि भाई आप अपनी जो ये हेड स्पीच है वो ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इसके जो एपिसोड टेलीकास्ट है उसको ही रोक दिया गया है, जो कि एक ठीक ही है, क्योंकि किसी भी प्रकार से यदि समाज में इम्बैलेंस बढ़ता है, ठीक है, प्रॉब्लम बढ़ती है, संघर्ष बढ़ता है, तो ये ठीक नहीं है समाज के लिए भी। आज आज उनको टारगेट कर रहे हैं, कल दूसरे को टारगेट करें। और ये सब भी नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ठीक है, इससे पहले भी कई बार हुआ है और रोका भी गया है। ऐसा नहीं कि रोका नहीं गया, तो इसको रोका गया है। इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा आपको न्यूज बेस पे, जो एनसीबी है, ठीक है, उसकी भी हम डिस्कशन आज देखेंगे, तभी मैं बात करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण अपने जो काम का है जीएस पेपर 2 के लिए वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जैसे हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया आर्टिकल 19 में, ठीक है। आर्टिकल 19(1) में आपको दिए जाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आप अपने जो भी विचार है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, लोगों से बात कर सकते हो। लेकिन कहाँ तक के जो उसमें क्लोज भी है कि भाई आप अपनी स्पीच का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है, किसी के गरिमा या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए। तो ये कहाँ पे रोक दी गई है, लिमिटेशन कहाँ पे दी गई है, आर्टिकल 19(2) में, ठीक है। याद रखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ठीक है। जो आपका बोलने का जो आजादी है
ठीक है, वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उस पे क्लोज लगे हुए कि आप अपना एक्सप्रेस तो कर सकते हैं लेकिन आउट ऑफ द वे नहीं, ठीक है। उसी बारे में मैं आपसे उस टाइम पे भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। हालांकि ये करंट बेस्ड न्यूज है, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन जो भी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि बात कहाँ पे, किस टॉपिक पे, किस प्रकार से हो रही है, ठीक है। ताकि इस कंटेक्स्ट में यदि आपसे पूछा जाए, जैसे अभी हम और एक न्यूज देखेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, तो ज्यादा इसमें डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको कैसे डील करना है, न्यूज बेस्ड क्वेश्चन आए तो कैसे आपको डील करना है, उसकी डिस्कशन भी करेंगे। फिर आया है जो इसी टॉपिक के आगे, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है। हमने ऑलरेडी प्रशांत भूषण जी वाला केस देखा, ठीक है, जहाँ पे प्रशांत भूषण जी ने जो ट्वीट किया था उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला गया। सेम साउथ जो तमिल एक्टर है सूर्या जी, ठीक है, उन्होंने भी जो नीट के एक स्टूडेंट है, ठीक है, नीट में फेल होने की वजह से एक स्टूडेंट ने सुसाइड की, तो उनका पक्ष लेते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि भाई जो जुडिशरी सिस्टम के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपना डिसीजन दे रहे हैं, एक खुला जो कोर्ट है उसकी प्रोसीजर भी फॉलो नहीं करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो खुले एटमोस्फियर में एग्जाम दे, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है? तो उनके अगेंस्ट मद्रास हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला था, ठीक है, ये सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला था। तो यहाँ पे हाईकोर्ट को यही एडवाइस किया जा रहा है कि भाई आपके जो क्रिटिसिज्म है, ठीक है, आपको उसको अवॉइड करना है। मेन चीज ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई आपका जो भी कोई जजमेंट हो उससे सभी एग्री हो। देखिए एक चीज हमेशा याद रखें, मैं इसको ऐसे एक सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ कि मान लो कोई भी क्रिकेट मैच है, जैसे अभी आईपीएल की बात कर लो, तो आईपीएल मैच है, ठीक है, उसमें दो बड़ी बड़ी टीमें भले आमने सामने हो, लेकिन उसमें से एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी ही हारेगी, ठीक है, ये फिक्स है, ये रूल्स है। टाई होगी तब भी सुपर ओवर डलवाएंगे, लेकिन जीतेगी तो कोई एक ही टीम। उसी प्रकार से जब भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जब भी कोई फैसला होता है, तो एक पक्ष ऐसा होता है जिसको बेनिफिट मिला होता है, ठीक है, तो एक पक्ष ऐसा होता है जिसको थोड़ा या ज्यादा या उससे भी ज्यादा उससे प्रॉब्लम हुई, ठीक है, क्योंकि दोनों को इक्वली न्याय मिले ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है, वरना वो आते ही क्यों? अगर इक्वली न्याय हो जाता तो आउट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लेते। तो यहाँ पे कहा क्या गया है कि भाई कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला दिया जाता है, ठीक है, तो उस फैसले से सभी लोग सहमत हो गए, सभी आपके फेवर में हो गए, ऐसा तो हर बार नहीं हो सकता है, ठीक है, हर बार क्या, बार बार ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप कितने बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आप उसमें केस दाखिल करोगे, ठीक है। कोर्ट को अपनी जो मर्यादा है उसमें रह के कार्य करना चाहिए, ना कि कोर्ट है वो इसके अंदर आए। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी टाइप बताए थे, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ठीक है। तो जो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो तो चलो समझे कि भाई जो भी कोई कोर्ट की कार्यवाही में दखल देता है, ठीक है, उसके कार्यों ठीक से करने नहीं देता है, भाई आप उसके ऊपर कोई चार्जेस लगाओ तो ठीक है। लेकिन सिविल ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप शू मोटो दाखिल करो, ठीक है, अपने से कि भाई इसने जो हमारा जो निर्णय है उसमें ये व्यक्ति है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, ये ठीक नहीं है, जुडिशरी सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। ये एडवाइस दी जा रही है किसको? हाई कोर्ट को, मद्रास हाई कोर्ट को, ठीक है। क्योंकि आपको बार बार ऐसा नहीं कर सकते कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति आपका फैसले में कोई भी प्रकार का कमेंट करता है तो आप उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए के अंदर केस दाखिल करो, ठीक है, हर बार नहीं हो सकता, आपको इस चीज को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ऑलरेडी हमने जो प्रशांत भूषण जी केस में काफी सारी इन डिटेल डिस्कशन की थी कि हाई कोर्ट किस किस कंडीशन में शू मोटो दाखिल करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल करता है, किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, क्या सजाएं होती है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई है। यदि आपने 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त जो पिछले महीने के डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर है वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, उसमें सारे टॉपिक की डिस्कस की गई है इन डिटेल। और आज सबसे ज्यादा जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो बिल है एग्रीकल्चर बिल। तो ऑलरेडी जो 19 सितंबर है, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट,
तो जो 19 सितंबर का जो डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर है, वहां पे मैंने काफी सारी जो टॉपिक है, ठीक है, एग्रीकल्चर बिल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए, जैसे एमएसपी, एपीएमसी, और अभी जो ये नए 3 बिल लाए हैं, और जो भी कोई फार्मर है, ठीक है, वो इसका अपोज कर रहे हैं। मेनली हमने पंजाब स्टेट देखा, तो मैंने काफी सारे पॉइंट वहां पे भी डिस्कस कर लिए थे, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। वहां पे जो टॉपिक आया था, ठीक है, तभी मैंने आपको समझाने के लिए काफी सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, तो वही पॉइंट है, तो थोड़ा बहुत इन डिटेल डिस्कस कर लेते ताकि आपको समझने में आसानी हो बात क्या हो रही, ठीक है। बाद में 3-4 चीजें मैं आपको भी बोलूंगा, तो वो भी आपको प्रिपेयर करनी है, जिससे क्या होगा, जो डेप्थ है, ठीक है, एग्रीकल्चर टॉपिक की, क्योंकि याद रखिए, जब भी कभी वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एनवायरमेंट, पोल्यूशन, चाइल्ड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इस टॉपिक पे जब कभी भी करंट में कोई टॉपिक चलता है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन या तो मेंस में आते ही है या प्रीलिम्स में भी आते ही, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करना है इन सभी टॉपिक को, ताकि कोई भी क्वेश्चन निकले तो आप अच्छे से आंसर कर सके। तो पहले आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एमएसपी तो आपको पता ही होगी, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस है, जिसका मतलब क्या होता है कि भाई मान लो कोई भी क्रॉप पे कोई भी एमएसपी तय की गई है, यानी किसान को उस प्राइस में अगर कोई नहीं खरीदता है, ठीक है, एजेंट या कंपनी या कोई भी, तो खुद गवर्नमेंट उस प्राइस पे किसान की वो प्रोडक्ट खरीदती है, उसको बोलते हैं एमएसपी, ठीक है। डिसाइड कौन करता है? डिसाइड करती है सेंटर की अथॉरिटी। इसकी भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस की थी। दूसरा है एपीएमसी, एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी। अब एपीएमसी क्या है, उसका मैंने आपको एक हिस्ट्री बताई थी कि भाई भारत जब आजाद हुआ, ठीक है, तब क्या था कि जो किसान थे, उनके पास काफी किसान ऐसे थे, तो जिनके पास खुद की जमीनें नहीं थी, जिनके पास खुद की जमीनें थी, वो प्रोडक्ट डायरेक्टली मार्केट में सेल नहीं कर पाते थे, ठीक है, तो उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता था। तो इन सारे चीजों को काउंटर करने के लिए क्या किया, एपीएमसी एक्ट लाया गया राज्यों के द्वारा। याद रखिए, जो एपीएमसी है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, तो उस वो है स्टेट लिस्ट में। तो ये याद रखना है आपको, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे लिखी नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए। जो एग्रीकल्चर में जो भी रिफॉर्म लाते हैं, ठीक है, वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो स्टेट आते हैं। सेंटर इस बार सेंटर बना रहा है, क्यों बना रहा है उसकी भी डिस्कशन करते हैं, तो ये आता है स्टेट लिस्ट में। तो हर एक स्टेट में हमने तब 19 सितंबर को डिस्कस किया था कि हर एक राज्य ने अपने राज्य के अनुसार एपीएमसी एक्ट में जो भी रिकमेंडेशन या जो भी चेंजेस करने थे, ठीक है, वो किए हुए रहते हैं सभी जगह पे। अब इससे फायदा क्या होता था, जैसे इसमें एक प्रावधान दिया गया था कि भाई सभी एरिया में एपीएमसी मार्केट होगी, एपीएमसी मंडी होगी, ठीक है, जहाँ पे जो भी किसान अपनी क्रॉप उगाएगा वो लाके वहां पे बेचेगा। इससे फायदा क्या होगा, जो भी फार्मर अपनी प्रोडक्ट एपीएमसी मार्केट में बेचेगा, तो उसको मिनिमम सपोर्टेड प्राइस या उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। और दूसरा चीज यहाँ पे जो दूसरा फायदा था एपीएमसी में, कि भाई यहाँ पे जो भी कोई किसान अपनी प्रोडक्ट बेचता था, ठीक है, तो वो अपना रिटर्न फाइलिंग भी कर सकता था, क्योंकि इसके लिए वो टैक्स या जो भी कोई अदर चार्जेस पे करने होते थे, तो वो करता था। दूसरा, जो भी कोई व्यक्ति जो फार्मर है उसकी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा किससे? एपीएमसी कमिटी से, ठीक है, ताकि वो अपनी जो भी प्रोडक्ट है किसानों की वो खरीद सके। तो वहां पे भी ऐसे रूल्स बनाए गए कि जिसके कारण क्या हुआ कि जो फार्मर है उसको पता चला कि भाई मैं ये प्रोडक्ट उगाऊंगा, उसकी एमएसपी इतनी है, यानी मुझे कोई इतने भाव में दूसरा कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, खुद गवर्नमेंट इतने भाव में प्रोक्योर करेगी, ठीक है, तो मेरे लिए अच्छा है। तो ये बात थी एपीएमसी की, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन भी थी, ठीक है, हर बार मिनिमम सपोर्टेड प्राइस पे किसानों को नहीं मिलते थे। उसका भी एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी जो बाकी सारी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि फार्मर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि अभी ये दुविधा है। और आज पूरे द हिंदू एनालिसिस में यही पे चर्चा करनी है, एग्रीकल्चर जो 3 बिल है उसके ऊपर ही, ठीक है। तो ये 3 बिल ऑलरेडी हमने देखे हुए, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, ठीक है, फार्मर एम्पावर एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड
फार्म सर्विस बिल और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो इसमें जो पहला बिल है उस पर ज्यादा विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है उसका भी डिस्कशन करता हूँ। अभी एपीएमसी में जो रेगुलरिटी नहीं है, ठीक है, जो नॉन रेगुलेटेड एपीएमसी है उसका मैं बता देता हूँ कि भाई मान लो पिछला टाइम जो था, मैंने जो आपको बताया था कि भाई किसानों को बेनिफिट ज्यादा मिले और लोग जो किसान है वो अपनी प्रोडक्ट सीधा सीधा कंपनी को या ऐसे व्यक्ति को बेच सके जिसमें उसको या तो एमएसपी मिले या तो अच्छा दाम मिले, तो इसके लिए एपीएमसी लाया गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें लाइसेंस राज हो गया। जैसे किसी भी व्यक्ति को एपीएमसी में कार्य करके किसानों की प्रोडक्ट खरीदनी है, उसको एपीएमसी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी लोगों को लाइसेंस मिलता नहीं था, और जिसके पास था वो लोग भी क्या करते थे कि भाई जितने लाइसेंस वाले लोग थे वो आपस में मिल जाते थे। ठीक है, वो डिसाइड क्या करते थे कि एमएसपी प्राइस कुछ भी हो, लेकिन हम मान लो कि 1850 एमएसपी प्राइस है, लेकिन वो ऐसा डिसाइड करेंगे कि हम 1000 से ज्यादा पैसे देंगे ही नहीं। ठीक है, इनको बेचना है तो बेचे, नहीं तो ना बेचे। तो ऐसी हालत में क्या होता था कि भाई जो एपीएमसी है, ठीक है, उसकी भी प्रोक्योरमेंट लिमिट होती थी, वो सभी किसानों का तो खरीद नहीं सकते। ठीक है, तो क्वालिटी बेस्ड जितने भी एरर आती है तो वो निकल जाता है। तो काफी सारे किसान ऐसे बचते हैं जिसको एमएसपी के बिना जो भी एजेंट है, ठीक है, बिचौलिए है, उसको अपनी प्रोडक्ट सेल करनी पड़ती। ठीक है, अभी नई सिस्टम में चेंजेस क्या आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नए जो ये बिल आए हैं उसमें क्या प्रावधान दिया गया है कि जैसे मैंने बताया एपीएमसी एक्ट आया तब जिस भी किसान का अपना क्रॉप है उस किसान को अपने एरिया की एपीएमसी मार्केट में पहली क्रॉप बेचनी। ठीक है, ये फिक्स था। जबकि नए बिल में क्या प्रावधान दिया गया है कि भाई इनको उसी एपीएमसी मार्केट में सेल करना जरूरी नहीं है तो पहली फसल है। ठीक है, वो एपीएमसी के बाहर भी सेल कर सकते हैं या उसको जहाँ पे भी मर्जी हो, यानी एक स्टेट के जो है वो दूसरे स्टेट भी सेल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि बिहार के जो किसान है, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश या दूसरे पंजाब जे एरिया में भी क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उस पर कोई लिमिटेशन रहेगी नहीं कि उसको अपने ही एरिया की एपीएमसी मार्केट में सेल करना है। दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया कि भाई एपीएमसी के अंदर जो भी किसान अपनी प्रोडक्ट सेल करता था, ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी चार्जेस या जो भी कोई टैक्स या कुछ भी जो चार्ज लगता था वो बढ़ता था, तो उसका वो रिकॉर्ड रहता था। ठीक है, वो इकोनॉमिकल शो कर सकता है, अगर अपना रिटर्न फाइलिंग कराए तो बैंक अकाउंट में ले सकता है कुछ भी। लेकिन जो एपीएमसी के बाहर सेल करेगा, ठीक है, तो उसमें उसको कितना प्राइस मिलेगा, एमएसपी मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, या तो कॉरपोरेट वहां पे जो भी मार्केट है, ठीक है, उसको कैप्चर कर लेगा, जो कॉरपोरेट ग्रुप है वो उसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो इसकी चिंता जताई जा रही है कि किसानों को यदि एपीएमसी के बाहर बेचने की परमिशन मिले और वहां पे उनको अच्छा प्राइस ना मिले, ठीक है, उसका प्रोटेक्शन ना हो, प्राइस का प्रोटेक्शन ना हो, ठीक है, कोई जो एजेंट है या कोई भी जो मल्टी नेशनल कोई कॉरपोरेट कंपनी है, ठीक है, वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करके किसानों की जो भी फसल है वो खरीदने लगे और एपीएमसी बंद हो जाए, जो गवर्नमेंट एमएसपी प्राइस पे खरीदती है वो बंद हो जाए, तो एक किसान को मरने पे मजबूर कर देगी। ठीक है, ये सबको डर सता रहा है। तो हमने देखा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद बताया कि जो एमएसपी है, ठीक है, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस है, वो बंद नहीं हो रहा है, वो शुरू हो रहा है। ठीक है, शुरू क्या हो रहा है, वो चल ही रहा है, वो चलता ही रहेगा, उसको नहीं निकालना है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। खाली यहाँ पे किसानों को आजादी दी जा रही है कि जो पहले क्रॉप उनको एम एपीएमसी में सेल करनी थी वो अब कहीं भी कर सकता है। दूसरा, उसके जो एरिया में यानी एक ही स्टेट में कर रहे थे उसका भी लिमिटेशन हटाया जा रहा है। दूसरा, हमने इसमें ई नाम पोर्टल वाली भी मैंने आपको सारी जो इंफॉर्मेशन है वो बताई थी कि जो भी पढ़े लिखे किसान है वो अपनी प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन भी बेचना चाहते, ठीक है, तो डायरेक्ट बेच सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉरपोरेट रूलिंग करा जा रहा है, एग्रीकल्चर के अंदर ओपन मार्केट को फोकस किया जा रहा है। ठीक है, ये मंडी है उसको इसी प्रकार से देखा जा रहा है कि यदि किसानों मंडी के बाहर ही बेचने लगे, ठीक है, और कंपनियां है वो डायरेक्ट किसानों से ही खरीदने लगे, तो एपीएमसी मर जाएगी। ठीक है, एपीएमसी जो मंडी है उसको जब बनाया गया, ठीक है, अभी तक जो चल रहा है, तो अभी तक तो सही सही ठीक ठीक चल रहा है। तो अभी ऐसा करने से यदि एपीएमसी बंद हो गई और फिर ये बाहर जो
कंपनियां कार्य कर रही होगी, ठीक है, वहां पे फार्मर के जो राइट्स है उसका ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, तो ये फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि भाई जो फार्मर है, ठीक है, उसको भड़काया जा रहा है, ठीक है, उसको गलत बातें बताई जा रही है। तो किसान ऐसा क्यों सोच रहा है कि भाई अगर किसान के पास आजादी हो एपीएमसी में बेचने की या बाहर बेचने की, डायरेक्ट कंपनी को बेचने की, तो ये तो किसान के लिए अच्छा है, किसान को फायदा होगा, ठीक है। तो इसको विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की जो पुरानी हिस्ट्री है उसको उठा के देखा जा रहा है कि भाई जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब अच्छी अच्छी बातें बताई गई, ठीक है, इसके भी हमने खराब परिणाम देखे। सेम ऐसा जीएसटी में भी बताया गया था कि भाई जीएसटी आने से अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन इसके भी जो साइड, जो पूरे हालत में अभी जीएसटी चल रहा है, ठीक है, तो सेम ये जो चेंजेस लाया जा रहा है एग्रीकल्चर में, ठीक है, इसके भी कोई जो बुरे रिजल्ट है ऐसे ना आए, ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और कहा क्या जा रहा है कि अभी एपीएमसी जो कार्य कर रही है, ठीक है, तब उसको अच्छे से रेगुलेट करो। ये नॉन एपीएमसी मंडीज रेगुलेट करने से, एपीएमसी के बाहर मंडीज रेगुलेट करने से, एपीएमसी में जो थोड़े बहुत सुधार करने चाहिए वो आप करो। आप पूरा नया बिल क्यों ला रहे हो? एपीएमसी को आप साइड क्यों कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि एपीएमसी से काफी सारे जो किसान है ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और उनका अच्छे से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई सभी को प्रॉब्लम है लेकिन सभी को नहीं। तो आप एपीएमसी को ज्यादा रेगुलेट करो। इसके अलावा कि आप एपीएमसी के बाहर जो किसान बेचने की जो परमिशन आप दे रहे हो, ठीक है, कॉर्पोरेट जो कंपनियां हैं यहाँ पे अदानी और रिलायंस की जो बात की जा रही है फूड एंड एग्रीकल्चर रिटेल कंपनियों में, ठीक है, उसकी मोनोपोली आप करवाने से अच्छा है अभी जो एपीएमसी उसमें आप सुधार करो। इस प्रकार की बातें यहाँ पे किए जा रहे हैं, तो वो महत्वपूर्ण है। दूसरा यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है एमएसपी पे, कि भाई मान लो मेज की एमएसपी 1850, ठीक है, लेकिन हर बार किसानों को इतना भाव मिलता नहीं है। यदि जितना गवर्नमेंट खुद परचेस करे वो तो सही है, बाकी में क्या होता है, बाकी किसानों को जो बिचौलिए और एजेंट होते हैं उसको 1000 में बेचना पड़ता है, ठीक है, और ज्यादातर यही होता है। मैंने जैसे आपसे बात किया था ऑलरेडी, जो हमने गेहूं और चावल के जो क्रॉप ज्यादा ही है, ठीक है, उसमें मैंने जो आपसे बात की थी तो उसमें भी यही बताया गया है कि भाई गवर्नमेंट ने 13 और 16% ही एमएसपी भाव पे खरीदा था, बाकी सारी जो फसल थी, ठीक है, वो किसानों ने एमएसपी से भी काफी कम दामों में बेची हुई है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम है। अभी आपको करना क्या है, आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहले आपको एपीएमसी एक्ट है, ठीक है, हर एक स्टेट का अलग अलग है, तो आपको वो देख लेना है किसमें क्या है, अपने अपने स्टेट वाइज थोड़ा डिफरेंशिएट होगा, थोड़ा बहुत ही, ज्यादा नहीं, वो आप देख लीजिए। मैंने जो कॉमन सी बात की वो तो सबके लिए सेम है, कुछ प्रोडक्ट को लेके कुछ अलग प्रावधान होंगे तो देख लेना। दूसरा कि जो ये फार्मर प्रोसीजर ट्रेड एंड कॉमर्स जो बिल है उसमें मेन की फीचर क्या है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, एमएसपी का फायदा और नुकसान क्या है और अभी किसान क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। मैंने आपसे ऑलरेडी ये सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप अपने से थोड़ा बहुत जो पिछले लेक्चर है उसको देख लेना और थोड़ा गूगल कर लेना और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ताकि उस पे ऊपर कोई भी थ्योरी आए या कोई भी व्यू आए तो आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि ये सही है कि नहीं है। और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से सही है, यहाँ पे जो किसान भी अपनी जो बात रख रहे हैं वो भी सही है, ठीक है, जेन्यून है। किसान भी अपना जो डर दिखा रहे हैं वो जेन्यून है कि भाई ऐसी क्या गारंटी है कि जो भी किसान आउट ऑफ एपीएमसी बेचेगा, ठीक है, उसको अच्छा प्राइस मिलेगा, एमएसपी मिलेगा या एमएसपी से ज्यादा मिलेगा, इसकी क्या गारंटी? क्योंकि एमएसपी एपीएमसी के अंदर भी एमएसपी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो बाहर कैसे मिलेगी? अगर आप एपीएमसी को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो तो इसके बाहर आप कैसे रेगुलेट करोगे? और अपना जो एग्रीकल्चर है उसमें आपको पता होगी 45% पॉपुलेशन इन्वॉल्व रहती है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये दूसरी यहाँ पे न्यूज आई आईपीएल के लिए, तो आईपीएल चल रहा है, ठीक है, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए काम का है, बाकी तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस नहीं है। फ्रंट पेज न्यूज पे भी देख लेते हो तो यहाँ पे यही डिस्कशन किया गया है कि राज्यसभा में जो फार्मर बिल है, ठीक है, एग्रीकल्चर बिल है वो पास हो गया है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे देखनी है वो है एफसीआर है, तो इसकी हमने काफी सारी इन डिटेल डिस्कशन की हुई है। यहाँ पे जो एक मैंडेटरी है उसकी बात कर लेते हैं कि भाई जो जिस किसी के पास भी एफसीआर है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जिस भी एनजीओ के पास लाइसेंस है उसके सारे जो मेंबर है उसमें आधार मैंडेटरी रहेंगे, ठीक है।
दूसरा यहाँ पे प्रावधान किया गया कि भाई सभी को जो FCRA अकाउंट है वो SBI के अंदर क्या करना होगा, एक अकाउंट बनाना होगा सेफली, जिसकी सारी जो कोई भी फंडिंग आएगी, ठीक है, फॉरेन फंडिंग आएगी, उसका रिकॉर्ड होगा, वो सीधा जो होम मिनिस्ट्री है उसको पास जाएगा। ध्यान क्या रखना है, इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है कि जो भी पैसा आता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल अनैतिक गतिविधियों में ना होना चाहिए, ठीक है। जो इंडिया है उसकी सॉवरेनिटी या इंटेग्रिटी को लेके कोई भी कार्य है उस पर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल की आपसे डिस्कशन की थी कि भाई मान लो कोई भी जगह पे कंपनी कार्य कर रही है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है या बन रही है इंडस्ट्री, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि किसी एनजीओ को पैसा देके उसको बोल दिया जाए कि भाई इसके अगेंस्ट नारे लगाओ और इसका कार्य बंद करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कि भाई इसमें जितने भी पैसे आए तो उस पैसे का उपयोग करके आपको वहां पे कोई भी अनैतिक गतिविधियां या विरोध या आंदोलन या हिंसा ऐसा कुछ कार्य नहीं करना है। ऐसा अगर पता चलता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। दूसरा, जो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन फंड नहीं ले सकते हैं, ऐसा प्रावधान यहाँ पे बताया गया। और अधिक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि यदि मान लो कि भाई जो कोई भी फंड यहाँ से बाहर से आता है, ठीक है, अगर उसका इस्तेमाल ना हो पाए उस एनजीओ से, तो उसके ऊपर भी रेगुलेशन जो अथॉरिटी है वो एक्शन ले सकती है। ये बातें यहाँ पे बताई गई है। दूसरी, मैंने आपसे जो न्यूज की चर्चा की थी उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो मैंने बताया था आपको एनबीए के बारे में, तो न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है, वो सेल्फ रेगुलेटिंग क्या है, एक एसोसिएशन है जिसको गवर्न कोई नहीं करता है, ये सभी लोग मिलके अपने से ही ये एसोसिएशन चलाते हैं। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि भाई जो जिस प्रकार भी ये हेड स्पीच है या ऐसे जो प्रोपोगेंडा फैलाने वाले न्यूज है, तो उसमें क्या करना चाहिए कि एथिक्स ऑफ कोड जो है, ठीक है, वो ये अथॉरिटी है, एनबीए है, वो अपने से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास कोई भी पावर नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल या रेगुलेटरी या किसी भी प्रकार के पावर नहीं है, तो खुद से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो एथिक्स कोड है, ठीक है, वो आप जो प्रोग्राम कोड ऑफ केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल 1994 है, आप उसमें ही इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है, ताकि क्या हो कि भाई जितनी भी न्यूज चैनल है, फिर वो सोशल मीडिया पे हो या टीवी चैनल पे हो, तो उसको उन सभी को क्या करना पड़े, ये रूल्स को फॉलो करना पड़े। इससे क्या ना हो, इससे फिर अलग से आपको कोई ध्यान देना ना पड़े। अगर इसका कोई वायलेशन करता है, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। ये सेल्फ रेगुलेटरी जो बॉडी है एनबीए, वो अपने खुद से कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि इसको कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहा है, इसके पास कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। तो बताया क्या जा रहा है कि भाई जो एथिक्स ऑफ कोड है, यानी आपको क्या बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, ठीक है, कितना लिमिटेशन होना चाहिए, हेड स्पीच कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए जो एथिक्स कोड है वो आप जो प्रोग्राम कोड ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स है 1994, उसमें ही आप क्या कीजिए, अमेंड करके उसमें ही आप ये सारे एथिक्स कोड डाल दीजिए, ताकि सभी को इसको क्या करना पड़े, फॉलो करना पड़े। तो यह बात बताई जा रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण है, पेंडेमिक पुट्स ओल्ड एज ओल्ड कश्मीर ट्रेडिशन, ठीक है, यानी कश्मीर वैली में जो वेडिंग होते हैं, तो उसमें सीधा सीधा एक इम्पैक्ट देखने को मिला है तमिल में, ठीक है, त्रामी में। तो त्रामी क्या है उसका बात कर लेते हैं कि भाई जो भी ये वेडिंग सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, तो उसमें एक साथ सभी लोग खाते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब लोग को अलग अलग खाना पड़ रहा है, ठीक है। एक एक कल्चरल बेस्ड एग्जांपल हो सकता है कि जिसमें आप बता सकते हैं कि भाई जो कोरोना वायरस लॉकडाउन है, ठीक है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में जो कल्चरल इवेंट थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर में वेडिंग पे, तो उसमें जो ट्रामी है, ठीक है, उसमें सभी लोगों को जो खाना था वो एक एक लोगों को डिश परोसी गई, जबकि वो सभी लोग एक साथ में खाते थे, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो सकता है जो आप कोट कर सकते हैं कि कोरोना वायरस के असर में कल्चरल इवेंट पे क्या इसकी असर हुई। दूसरी यहाँ पे बुक आई है चाइना और इंडिया के रिलेशन के ऊपर, ठीक है, देख लेना इसमें क्या क्या पॉइंट बातें की गई है। ज्यादातर पॉइंट तो ऐसे ही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, ऑथर ने बुक पब्लिश की है, तो जो भी मेन की फीचर है उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। अगर आपने पढ़नी है तो आप खरीद सकते हैं। दूसरी चीज मैंने जैसे बताया, एग्रीकल्चर पे ज्यादा बात हो रही है,
तो सेम यहाँ पे दो अलग अलग व्यू दिख रहे हैं आपको। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं आप बुलडोजर लेके निकले हो, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है ट्रैक्टर है, और आप देख सकते हैं फार्म बिल के ऊपर दोनों अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इसको ही टारगेट किया जा रहा है। दूसरा, आज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शांति है, वर्ल्ड में जो शांति होनी चाहिए और जहाँ पे नहीं है, ठीक है, ऐसी कुछ कंट्रियों की बात की गई है, एक कंडीशन दिखाई गई है। डिस्कशन नहीं करेंगे, काफी सारी थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है तो ऑलरेडी आपको बताई है डिटेल में। तो उसकी बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान है, यमन है, सीरिया है, टर्की है, ठीक है, सोमालिया है, इराक है, मेक्सिको है, लीबिया है। तो जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, ठीक है, वहां पे ज्यादातर ये कंट्री आपको सबको मिल जाएगी। तो वहां पे 1,000 जो सिविलियन है, ठीक है, सिविलियन यानी आम आम लोग, जो किसी ना किसी मिलिट्रिकल अटैक और एनी अदर अटैक की वजह से इनके मृत्यु हुई है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है नहीं, वहां पे शांति है नहीं, ठीक है। और ह्यूमंस सबसे ज्यादा शांत कम्युनिटी में रहने वाला एनिमल गिना जाता है, ठीक है, प्राणी बोलूंगा। समाज है, समाज में शांति होनी चाहिए। तो कोई भी दो देश में लड़ाई हो, ठीक है, वहां पे मिलिट्रिकल एक्सरसाइज हो या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो, तो इससे फायदा किसको होगा, तो उसी में बताया गया है कि ऐसे कंट्री को फायदा होगा जो वेपन सप्लाई करते हैं, ठीक है, या तो जो डर फैलाने का कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से सारी इंफॉर्मेशन बताई गई है। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि भाई हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि भाई जैसे इंटरनेशनल शांति बनी रहे, ठीक है, और इसका बेनिफिट पब्लिक को भी हो और लोग शांति से रह सके। तो यही सारे पॉइंट है जो डिस्कस किए गए हैं यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इन डिटेल देना चाहता था, ठीक है। अपनी अटेंडेंस देना ना भूलिएगा, अपना नाम, एरिया का नाम, थैंक यू लिख के वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि पता चले कितने बच्चे रेगुलर करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।